The London Top Show is sponsored by Khata Book. Business हुआ easy. झंझट से मुक्ति, खाता बुक से दोस्ती। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। मोदी जी, आपने हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दी? पिछले 3 दिनों से वायरल ये पोस्टर आप तक भी पहुंचा होगा। साथ ही ये जानकारी भी पहुंची होगी कि दिल्ली में इस पोस्टर को लगाने वाले कुछ लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया और फिर जमानत पर ये लोग रिहा हुए। आज के लल्लन टॉप शो में हम आपको बताएंगे वैक्सीन विदेश भेजने के पीछे की पूरी कहानी। लेकिन सबसे पहले देखते हैं दिन का वीडियो। करोड़ों रुपए खर्च करके बनाए गए अस्पतालों के, जो कि खासकर ग्रामीण भारत के लिए बनाए गए हैं, उनकी तस्वीर क्या है ये देखिए। ये फुल फ्लैश्ड एक डिस्पेंसरी बनी हुई है, इसके अंदर बेड हैं, हर तरह की मेडिकल सुविधा है, लेकिन क्या नहीं है वो दरअसल ताला अपने आप में बता रहा है कि यहाँ पर इसको संभालने वाला, इसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। और ये जो डिस्पेंसरी है करोड़ों रुपए खर्च कर सरकार ने बनाई है। पंजाब की बात हम कर रहे हैं और पंजाब में इस समय जो कोरोना की महामारी गांवों में पहुंची हुई है, यहाँ पर आप देखिए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, बाकायदा भरा पूरा अंग्रेजी पंजाबी में लिखा हुआ बोर्ड लगाया गया है, 4 दीवारी की गई है, रंग रोगन किए गए हैं, विज्ञापन यहाँ पर लगाए गए हैं। लेकिन यहाँ पर क्या नहीं है वो है कि कम से कम मरीजों की इलाज करने वाला एक डॉक्टर। दरअसल ये वो तस्वीरें हैं जो अपने आप में बयां कर रही हैं। ये वीडियो पंजाब के मोहाली के नया शहर वडाला गांव का है। एक तरफ पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार गांव-गांव स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने का दावा कर रही है, लेकिन असल तस्वीर क्या है आपने वीडियो में देखा। मोहाली के इस गांव में सभी सुविधाओं से युक्त सरकारी डिस्पेंसरी बनी है, लेकिन उस पर महीनों से ताला लगा है। इंडिया टुडे की टीम को गांव के लोगों ने बताया कि गांव में कोरोना के दर्जन भर मरीज हैं, 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है। पूरे देश में यही हाल है। अलग अलग पार्टियों के मुख्यमंत्री बड़े बड़े दावे करते हैं। पंजाब में कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं, दूसरे राज्यों में दूसरी सरकारें हैं, लेकिन हकीकत आप तक कुछ और ही शक्ल में पहुंचती है। ये दिन का वीडियो था। अब चलते हैं सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी में बात कोरोना से जुड़े आंकड़ों की। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में देश भर से कुल 2,81,386 नए मामले सामने आए। इस दौरान 3,78,741 लोग ठीक भी हुए। हालांकि कोरोना से मरने वालों की संख्या में गिरावट नहीं आई। पिछले 24 घंटे में 4100 लोगों की मौत इस बीमारी के चलते हुई। आपने कोविड के आंकड़े सुने, अब एक व्यक्ति के बारे में भी सुन लीजिए। मशहूर मार्क्सवादी इतिहासकार प्रोफेसर लाल बहादुर वर्मा का निधन हो गया है। अगर आप कोविड के आंकड़ों में अतिरिक्त दिलचस्पी रखते हैं तो मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप लल्लन टॉप का नया कार्यक्रम दस्तावेज भी जरूर देखें। इसमें लल्लन टॉप के दर्शक, लल्लन टॉप के मित्र कार्तिकेय बत्रा, जो अमेरिका में पढ़ाई कर रहे हैं, सरकार के आंकड़ों की विस्तार से पड़ताल करते हैं। दूसरी सुर्खी चक्रवाती तूफान ताउते से जुड़ी है। केरल, कर्नाटक और गोवा के बाद अब तूफान महाराष्ट्र पहुंच गया है। मुंबई में तेज हवा के साथ बारिश लगातार जारी है। राज्य सरकार द्वारा लोगों से घर में रहने की अपील की जा रही है। अब तक अलग अलग राज्यों में तूफान की वजह से 8 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। सैकड़ों पेड़ उखड़ गए, घरों को नुकसान पहुंचा। तूफान अब गुजरात की ओर बढ़ रहा है, जहां भारी बारिश की आशंका जताई जा रही है। इस आपदा से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 50 टीमें तैनात की गई हैं। तीसरी सुर्खी दिल्ली से है। कोरोना से जुड़ी दवाओं की जमाखोरी और कालाबाजारी के आरोपों पर नेताओं को क्लीन चिट देने पर हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को जमकर फटकार लगाई है। दिल्ली पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि जिन लोगों के ऊपर दवाओं की जमाखोरी के आरोप लगे हैं, वो असल में लोगों की मदद कर रहे थे। वो लोगों को दवाएं, ऑक्सीजन, प्लाज्मा और अस्पताल में बेड उपलब्ध करा रहे थे। इन लोगों ने मदद के बदले कोई पैसे नहीं लिए, ना ही किसी को धोखा दिया। उन्होंने बिना भेदभाव के और अपनी मर्जी से लोगों की मदद की। हाईकोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान कहा कि नेताओं ने कोरोना महामारी को अपनी गुडविल बनाने का जरिया बना लिया है। हम महामारी के सेलिब्रेशन की इजाजत नहीं दे सकते।
कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से पूछा कि आप खुद कैसे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि दवाओं उपकरणों की जमाखोरी नहीं हुई। क्या इन नेताओं ने दवाओं की खरीद के बिल दिखाए? इस पर पुलिस ने कहा कि कुछ बिल दिखाए थे, सभी नहीं। फिर हाईकोर्ट ने कहा कि दिल्ली पुलिस मामले की पूरी जांच करे और तब स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे, बताए कि नेताओं को वो दवाइयां कैसे और कहां से मिली जो मार्केट में आम लोगों के लिए उपलब्ध ही नहीं है। कोर्ट ने कहा कि जब नेताओं ने बड़ी मात्रा में दवाएं इकट्ठी कर रखी थी तब न जाने कितने लोगों ने अस्पतालों में दम तोड़ दिया क्योंकि उन्हें दवा नहीं मिल पाई। कोर्ट ने नेताओं से कहा कि जिम्मेदार नागरिक होने के नाते सभी को राजनीतिक फायदे से ऊपर उठना चाहिए। उनके पास जो दवाएं हैं वो सरकार को सौंप देनी चाहिए ताकि बेहद जरूरतमंद लोगों को समय पर दवा मिल सके। कोर्ट ने यह भी कहा कि सिर्फ इसलिए दिल्ली पुलिस की जांच नहीं रोकी जा सकती कि ये मामला नेताओं से जुड़ा है। कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया कि वो 1 हफ्ते के अंदर इस मामले की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे और ये भी बताए कि नेताओं को इतनी मात्रा में दवाएं कहां से मिली। इस मामले में अगली सुनवाई 24 मई को होगी। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर आरोप लगाया गया था कि कुछ नेता दवाओं और मेडिकल सामान की जमाखोरी कर रहे हैं, इस वजह से आम लोगों तक सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही। याचिका में मेडिकल माफिया, राजनेताओं की सांठगांठ और अवैध तरीके से कोविड की दवाइयों के वितरण की जांच की मांग की गई थी। इस याचिका में कांग्रेस के नेता वी श्रीनिवास, बीजेपी के सांसद गौतम गंभीर और कांग्रेस के पूर्व विधायक मुकेश शर्मा समेत कई नेताओं का नाम शामिल था। चौथी सुर्खी, जो कि एक बड़ी खबर मान लीजिए, बंगाल से है। सीबीआई ने आज तृणमूल कांग्रेस के बड़े नेताओं के यहां छापे मारे। इस छापेमारी में जांच एजेंसी ने ममता बनर्जी सरकार के 2 मंत्रियों समेत टीएमसी के 3 बड़े नेताओं की गिरफ्तारी की। सीबीआई नारद स्टिंग मामले की जांच कर रही है और ये गिरफ्तारी इसी मामले में हुई। बीते दिनों ही राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने सीबीआई को जांच करने की इजाजत दी थी, जिसके बाद आज सीबीआई ने राज्य सरकार में मंत्री फिरहाद हकीम, मंत्री सुब्रत बनर्जी और विधायक मदन मित्रा को गिरफ्तार किया। सीबीआई ने पूर्व टीएमसी नेता सोवन चटर्जी को भी गिरफ्तार किया। चटर्जी बीजेपी में शामिल हुए थे लेकिन टिकट न मिलने पर इस्तीफा दे दिया था। इन मंत्रियों की गिरफ्तारी के विरोध में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कोलकाता में सीबीआई दफ्तर के बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी सीबीआई के दफ्तर के बाहर पहुंची और चेतावनी दी कि सीबीआई को उन्हें भी गिरफ्तार करना होगा। फिर देखते ही देखते सीबीआई दफ्तर के बाहर टीएमसी कार्यकर्ताओं का हुजूम लगना शुरू हो गया और हालात इस कदर बेकाबू हो गए कि पत्थरबाजी होने लगी, जिसके बाद केंद्रीय सुरक्षा बलों ने लाठीचार्ज किया। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने इसे अराजकता बताते हुए ट्वीट किया और कहा कि सीबीआई दफ्तर के बाहर पत्थरबाजी हो रही है, लेकिन कोलकाता पुलिस और पश्चिम बंगाल की सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। ये पूरी तरह से अराजकता है। अपने नेताओं की केंद्रीय एजेंसी द्वारा गिरफ्तारी को तृणमूल कांग्रेस ने बदले की कार्रवाई बताया, जबकि बीजेपी का कहना है कि जो कुछ भी एक्शन लिया जा रहा है अदालत के आदेश पर। यह तो आज का घटनाक्रम हुआ। अब नारद स्टिंग मामले के बारे में भी संक्षेप में जान लेते हैं। साल 2016 में नारद न्यूज पोर्टल के संपादक और एमडी सैमुअल ने एक स्टिंग वीडियो प्रसारित किया। ये 2016 पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले की बात है। इस स्टिंग वीडियो में टीएमसी के कई नेताओं को ऑन कैमरा घूस लेते हुए दिखाया गया था। इन नेताओं में सांसद और मंत्री भी शामिल थे। अप्रैल 2017 में सीबीआई ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की थी। इसमें 12 लोगों के नाम थे। इन 12 लोगों में मुकुल रॉय और शुवेंदु अधिकारी का नाम भी शामिल था, जो कि अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और विधायक हैं। सीबीआई की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए टीएमसी ने पूछा कि मुकुल रॉय और शुवेंदु अधिकारी पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। इस मामले में शो लिखे जाने तक एक अपडेट और आया कि सीबीआई की कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस के सभी 4 नेताओं को जमानत दे दी। ये थी सुर्खियां। अब चलते हैं बड़ी खबर की तरफ। मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेजी, ऐसी लाइनें लिखे पोस्टर्स 2 दिन पहले दिल्ली में दिखते हैं, जिसके बाद पोस्टर लगाने वालों के खिलाफ दिल्ली पुलिस एफआईआर करती है। 17 लोगों की गिरफ्तारी की खबर आती है और फिर रविवार को पूरे दिन कांग्रेस के नेता ऐसे पोस्टर ट्विटर पर शेयर करते हैं और अरेस्ट मी टू का कैंपेन भी चलाते हैं। विदेश में वैक्सीन भेजने वाले सवाल से मोदी सरकार का पीछा नहीं छूट रहा। इस सवाल पर सरकार असहज दिखती है और विपक्ष इस असहजता को बढ़ाने का कोई मौका नहीं छोड़ता। आज हम गिरफ्तारी या पोस्टर लगाने वाली राजनीति में नहीं पड़ेंगे। पोस्टर पर लिखी लाइन की सत्यता तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। कई तरह के दावे और तर्क हैं। सरकार कहती है कि जो वैक्सीन के निर्यात पर सवाल उठाते हैं वो गैर जिम्मेदार हैं। विपक्ष कहता है वैक्सीन विदेश न भेजते तो कितनी जानें देश में बच जाती। और अब सत्तारूढ़ पार्टी से ही तीसरा पक्ष आ रहा है कि वैक्सीन का निर्यात तो मजबूरी थी क्योंकि लाइसेंस में ऐसे ही क्लॉज थे। तो विदेश में वैक्सीन भेजने का फैसला सही था या गलत, या वैक्सीन का निर्यात मोदी सरकार की कोई मजबूरी थी?
पूरे मामले की तह तक जाकर समझने की कोशिश करेंगे। इस पूरी कहानी को 2 कालखंडों में बांट लेते हैं। एक हिस्सा 16 जनवरी 2021 से पहले का और दूसरा इसके बाद का। 16 जनवरी को क्या हुआ था? इस दिन भारत में टीके लगने शुरू हुए थे। तो पहले हिस्से में थोड़ा बैकग्राउंड जानते हैं। 4 जून 2020 को ब्रिटेन की दवा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने ऐलान किया कि उसने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ वैक्सीन का करार किया है। और तभी शायद हम में से ज़्यादातर लोगों ने सीरम इंस्टीट्यूट का नाम पहली दफ़ा सुना होगा। एस्ट्राजेनेका कंपनी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर कोरोना का टीका बना रही थी और टीके का बड़े स्तर पर उत्पादन करने के लिए उसने सीरम इंस्टीट्यूट को साथ लिया। करार था कि सीरम इंस्टीट्यूट कोरोना के 1 अरब टीके बनाएगा और लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज यानी निम्न मध्यम आय वाले देशों को टीके बेचेगा। अब तक यहां तक विशुद्ध रूप से 2 कंपनियों के बीच की बात थी। कहीं भी भारत सरकार का रोल नहीं था, ना ही भारत को किसी निश्चित समय में मिलने वाले टीकों की संख्या तय हुई थी। इसके बाद सीरम इंस्टीट्यूट कुछ और बड़े ऐलान करता है। इसकी वेबसाइट पर 7 अगस्त की एक प्रेस रिलीज मिलती है। इसमें सीरम इंस्टीट्यूट के साथ हुए एक बड़े करार का जिक्र है। क्या था ये करार? बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और गावी नाम के संगठन ने सीरम इंस्टीट्यूट के साथ एक डील साइन की। 10 करोड़ वैक्सीन डोज भारत और निम्न मध्यम आय वाले देशों को देने की डील। अब यहाँ गावी एक नया नाम आया, इसका भी तारुफ कर लेते हैं। गावी द वैक्सीन अलायंस नाम का ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो गरीब देशों को वैक्सीन पहुंचाने के क्षेत्र में काम करता है। वर्ल्ड बैंक, बिल मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन जैसी संस्थाओं से गावी फंड की मदद लेता है और एक प्लेटफॉर्म तैयार करता है ताकि गरीब देश वैक्सीन से वंचित न रहें। कोरोना वैक्सीन सभी जरूरतमंद मुल्कों तक पहुंचाने के लिए पिछले साल गावी ने WHO और कुछ और संगठनों के साथ मिलकर एक मुहिम शुरू की। इसे कोवैक्स का नाम दिया गया और कोवैक्स के तहत ही डिलीवरी पार्टनर बन गए सीरम इंस्टीट्यूट जैसे वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां। ये करार इस शर्त पर हुआ कि गावी वैक्सीन उत्पादन के लिए फंड में मदद करेगा और बदले में वैक्सीन वाली कंपनी एक तय संख्या में डोज निम्न और मध्यम आय वाले देशों को देगी। इस करार में पैसे देने वाला काम बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने किया। अगस्त में गेट्स फाउंडेशन ने $15 करोड़ दिए और सीरम इंस्टीट्यूट ने 10 करोड़ वैक्सीन देने का करार किया। सीरम इंस्टीट्यूट ने ऐसा ही एक करार फिर सितंबर में गावी और गेट्स फाउंडेशन के साथ किया, यानी सितंबर के आखिर तक सीरम इंस्टीट्यूट टीके की 20 करोड़ खुराक देने का करार कर चुका था। भारत और निम्न मध्यम आय वाले देशों को 2021 के शुरुआती कुछ महीनों में ये वैक्सीन देनी थी। इसमें वैक्सीन की कीमत पर भी बात थी। अधिकतम कीमत $3 रखने की बात थी। $3 आज के भाव से करीब 220 रुपए के बराबर है। अक्टूबर और नवंबर 2020 तक ऐसा लगने लगा था कि ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन आने में अब ज्यादा देर नहीं। 28 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट का दौरा किया। प्रधानमंत्री मोदी चेयरमैन साइरस पूनावाला और CEO अदार पूनावाला से मिले। नवंबर के बाद से वैक्सीन वाली डिबेट के सेंटर में सरकार भी आ गई। गरीब देशों को वैक्सीन भेजने वाले जैसे सीरम इंस्टीट्यूट के पुराने करारों की बात दब सी गई। फिर जनवरी 2021 में कोविशील्ड और कोवैक्सीन को अप्रूवल मिल गया, लेकिन अदार पूनावाला के मीडिया में बयान आए कि अप्रूवल में निर्यात न करने की शर्त है, सिर्फ भारत सरकार को ही वैक्सीन दी जानी है। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र को वैक्सीन की बधाई भी दे दी। ऐसा लगा कि अब वैक्सीन के मामले में सब कुछ नरेंद्र मोदी सरकार के हाथ में है। फिर 16 जनवरी को भारत में टीकाकरण शुरू हो गया। उसके 3 दिन बाद यानी 19 जनवरी की एक प्रेस रिलीज विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर मिलती है और यहीं से आता है वैक्सीन मैत्री का जिक्र। इस प्रेस रिलीज में सरकार ने कहा कि पड़ोसी और साझेदार देशों से भारत में बने टीकों की मांग आ रही है। महामारी से लड़ने में भारत हर संभव मदद करेगा और 20 जनवरी से पड़ोसी देशों को वैक्सीन भेजने की बात कही गई। इस प्रेस रिलीज की आखिरी लाइन है कि घरेलू आवश्यकताओं और अंतर्राष्ट्रीय मांग और दायित्वों को समायोजित किया जाएगा। इसमें थोड़ा सा गावी और कोवैक्स का भी जिक्र कर दिया गया, वही कोवैक्स जिसका करार सीरम इंस्टीट्यूट ने किया था। जनवरी के बाद फरवरी और मार्च 2021 के शुरू तक लगभग हर दिन किसी न किसी देश को भारत की वैक्सीन पहुंच रही थी। उन देशों से भारत के लिए थैंक यू आ रहा था और सरकार इस क्रेडिट का मजा लूट रही थी। विदेश मंत्रालय की वेबसाइट कहती है कि अब तक लगभग 90 देशों को भारत से 6 करोड़ 63 लाख वैक्सीन के डोज भेजे जा चुके हैं। इसमें कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों शामिल हैं। इसके बाद वैक्सीन के निर्यात पर विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू किया। संसद में भी सवाल पूछे। विदेश मंत्री ने कह दिया कि वैक्सीन मैत्री में कुछ भी गलत नहीं, वसुदैव कुटुंबकम तो भारत की पुरानी रीति रही है। The basis for doing so was the assurance that the Prime Minister gave in his virtual address to the
UN General Assembly in September 2020. On that occasion, he declared that India's vaccine production and delivery capacity will be used to help all humanity in fighting this crisis. ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया। सरकार ने 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर वैक्सीन बाहर भेजने के फैसले को सही बताया। कहा कि जब कोई महामारी विश्वव्यापी महामारी का रूप लेती है तो उसके खिलाफ तैयारी पूरी दुनिया को ध्यान में रखकर की जाती है। पैंडेमिक के वक्त पूरी दुनिया एक यूनिट होती है। दूसरा तर्क नरेंद्र मोदी सरकार ने यह दिया कि बाकी देशों में भी हाई रिस्क वाले लोगों को टीके लगाना जरूरी है ताकि संक्रमण की चेन टूट सके और भारत में कोरोना के मामले बाहर से आने के चांस कम हो सके। सरकार का यह भी कहना था कि अगर दुनिया में इस महामारी को नहीं रोका गया तो भारत भी सुरक्षित नहीं। इस हलफनामे में सरकार ने निर्यात की एक और वजह बताई थी। कहा था कि टीके लगाने के लिए पर्याप्त हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और मैन पावर की भी कमी है। टीके के प्रोडक्शन और टीकाकरण में विषमता न हो, इसलिए भी निर्यात जरूरी था। हालांकि कोर्ट के बाहर सरकार लगातार कहती रही कि भारतीयों की कीमत पर विदेश में टीके नहीं भेजे गए और देश में पर्याप्त टीके हैं। सरकार ने कोवैक्स या विकासशील देशों को टीके भेजने वाले किसी करार का जिक्र भी खुले तौर पर कभी नहीं किया। सारा क्रेडिट नरेंद्र मोदी सरकार खुद लेती रही। लेकिन अब देश में टीकों की किल्लत जगजाहिर हो चुकी है। सरकार निर्यात वाले मामले पर फंस गई तो लाइसेंस वाले क्लॉज की बात कही जाने लगी। पिछले हफ्ते बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा था कि कमर्शियल और लाइसेंस की बाध्यताओं की वजह से 84% निर्यात हुआ। ग्रांट के रूप में, मदद के रूप में, एड के रूप में मात्र 1 करोड़ वैक्सीन ही भेजा गया है। अगर हमने पीस कीपिंग फोर्स को 2 लाख डोजेस दिया था तो अपने जवानों को किस तरह दोनों डोजेस लग सके, उनको कैसे प्रोटेक्ट कर सके, उसके लिए वो डोज दिए थे। ये 2 कंपनी भारत की जो भारत में मैन्युफैक्चर कर रही हैं वैक्सीन, कोविशील्ड की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और कोवैक्सीन की भारत बायोटेक, इन्होंने पहले से ही कुछ अरेंजमेंट देश के बाहर बुकिंग्स ली थी और कुछ एडवांस पेमेंट लिया था। जिन देशों से ये कंपनीज रॉ मटेरियल लेते हैं उन देशों के साथ बैठ करके रॉ मटेरियल लेते समय इन्होंने कुछ करार साइन किए थे कि ठीक है, आपसे हम रॉ मटेरियल लेंगे, बदले में हम आपको कुछ वैक्सीन बुकिंग के लिए अलाउ करेंगे, अर्थात हम पेमेंट लेंगे, एडवांस पेमेंट लेंगे, मुफ्त में नहीं देंगे, और बुकिंग करके आपको वो जो उत्पाद निकलेगा रॉ मटेरियल से वो पहुंचाएंगे। तो अगर निर्यात की यही वजह थी तो अब तक वैक्सीन मैत्री और वसुधैव कुटुंबकम की मिसाल क्यों दी जा रही थी? विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर कुछ आंकड़े मिलते हैं। इसके मुताबिक भारत ने लगभग 30% वैक्सीन कोवैक्स प्रोग्राम के तहत दी, 16% दान में दी गई, 54% कमर्शियल एक्सपोर्ट है। तो क्या इस तरह से वैक्सीन बाहर भेजने को लेकर सरकार पर कोई बाध्यता थी? हमने इंडिया टुडे हिंदी के एडिटर अंशुमान तिवारी से जाना। वैक्सीन के निर्यात को लेकर और भारत में वैक्सीन की कमी को लेकर बहस काफी पहले से चल रही है। अब इसमें 2 तथ्य बड़े खुलकर स्पष्ट रूप से सामने हैं हमारे। एक, सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट को बताया है वो तथ्य भी रिकॉर्ड में है और चूंकि सरकार ने अदालत के सामने हलफनामा दिया है तो ये साफ है। एक तरफ सरकार ने उस हलफनामे में कहा है कि पूरी दुनिया कोविड के बाद कॉमन वैक्सीन सेंटर हो गई थी और हमें भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोविड नियंत्रण में अपना योगदान करना था और उसे निभाना था। उस शब्द था कि इंटायर ग्लोब इज ए यूनिट पैंडेमिक के दौरान, तो हमको अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियों के तहत अपनी वैक्सीन देनी थी, ये तर्क दिया गया था। और तब तक ये बात खुलकर नहीं कही गई थी कि ये कॉमर्शियल ऑपरेशंस के तहत या कॉमर्शियल लायबिलिटीज के तहत दी गई थी। उस पर बाद में आते हैं, लेकिन ये पहला तर्क है जो हमने अभी तक पिछले साल सितंबर से लेकर इस संकट आने तक बार बार ये तर्क दिया है सरकार ने कि हम दुनिया के सबसे बड़े फार्मेसी हैं, हमने दुनिया को जरूरत में मदद की है और हम पूरी दुनिया में दुनिया के देशों को वैक्सीन दे रहे हैं। और करीब करीब शायद 90 देशों को भारत ने यूनाइटेड नेशंस के हेल्थ वर्कर्स और पीस कीपर्स के लिए भी वैक्सीन आपूर्ति की, जिस पर भारत ने काफी गर्व किया था। तो ये पहली चीज है। अब इसका कंट्राडिक्टरी इसका की जो असंगतिपूर्ण बात है वो जब बाद में उभर कर आती, जब सवाल पूछा गया कि भारत ने एक्सपोर्ट की वैक्सीन, तब सरकार का ये तर्क आया कि नहीं, ये सारी की सारे एक्सपोर्ट कॉमर्शियल ऑपरेशंस के तहत किए गए थे। वाणिज्यिक रूप से जो भारत की दोनों कंपनियां थी, सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक, इनके ग्लोबल एग्रीमेंट्स थे। ये बात सही है कि इनके ग्लोबल एग्रीमेंट्स थे, इन्होंने बनाते समय ही वो ग्लोबल एग्रीमेंट कर लिए थे। पर यही वो भारत की वैक्सीन नीति की सबसे बड़ी विफलता है जिस पर सवाल पूछा जाना चाहिए और पूछा जा रहा है। दुनिया के ज्यादातर देशों ने जहां जहां भी वैक्सीन की कैपेसिटीज थी, उन्होंने अपनी कंपनियों को वैक्सीन की मंजूरी देते समय ये शर्त रखी थी कि वो पहले भारत की जरूरतों को पूरा करेंगे।
भारत में वैक्सीन हवा में नहीं बनने लगी। सीरम और बायोटेक की वैक्सीन का अप्रूवल हुआ, उन्हें सरकार ने मंजूरी दी, उन्हें बताया कि बनाना शुरू किया जाए, तब सरकार को सोचना चाहिए था कि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देशों में एक अगर उसे वैक्सीन लगानी पड़ेगी तो उसके पास कैपेसिटी होनी चाहिए और एक्सपोर्ट से पहले भारत को अपनी जरूरतों का ध्यान रखना चाहिए था। अब ये तर्क आता है कि करीब 54% कमर्शियल एग्रीमेंट के तहत दी गई, बाकी कोवैक्स का जो एग्रीमेंट था या जो अलायंस था उसके तहत दी गई। ये फैसला किसने किया कि भारत की जरूरतों से पहले निर्यात कर दिया जाए? क्या दुनिया के बाकी देश जिन्होंने ये निर्णय किया कि नहीं वो पहले अपनी देश की आबादी को सुरक्षित करेंगे, उसके बाद कैपेसिटीज को दुनिया के देशों को लीज आउट करेंगे या उनके इस्तेमाल के लिए देंगे, क्या वो गलत थे? ये कहना मुश्किल है। लेकिन सच ये है कि निर्यात के अनुबंध थे, पर सच ये भी है कि निर्यात के अनुबंध सरकार से छिपा कर नहीं हुए थे। निर्यात के अनुबंध सरकार की जानकारी में, सरकार के संज्ञान में, सरकार के कॉग्निजेंस में हुए थे और उन निर्यात के अनुबंधों प्लस थोड़ा बहुत ह्यूमैनिटेरियन एड को साथ मिलाकर वैक्सीन मैत्री और पूरी दुनिया में निर्यात करने का जो पूरा अभियान किया गया था, वो सब कुछ इसको मिलाकर किया गया था। सरकार को कहीं ना कहीं वैक्सीन के कॉमर्शियल एस्पेक्ट्स को, वैक्सीन की डिमांड को, वैक्सीन को के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रतिस्पर्धा है उसे आंकने में बड़ी गलतियां हुई हैं, बड़ी भूलें हुई हैं और वो सारी भूलें अब कंडेंस होकर, संघनित होकर हमारे सामने तरह तरह के विवादों के तौर पर सामने आ रही हैं। भारत ने वैक्सीन का ज्यादातर निर्यात जनवरी से मार्च के बीच किया। मार्च में भारत में कोरोना के मामले बढ़ने लगे तो निर्यात घटा दिया। जितने डोज हमने भारत में लगाए उसका लगभग 1/3 निर्यात किया जा चुका है। अभी कोरोना की वजह से भारत में हालात सबसे ज्यादा खराब है दुनिया में, यानी वैक्सीन की भी सबसे ज्यादा जरूरत भारत को है और इसीलिए लगता है कि शायद ये 6 करोड़ डोज और लगा दिए जाते तो हालात बेहतर होते। आखिर में इस तरह के फैसलों की जिम्मेदारी सरकार पर ही आती है, श्रेय हो तब भी और कमी हो तब भी। अगर ये वैक्सीन किसी लाइसेंसी करार की मजबूरी में निर्यात किए गए तो भी सरकार को साफ तौर पर स्वीकार करना चाहिए। पोस्टर लगाने वालों की गिरफ्तारियों से सवाल नहीं दबते। आज के शो में इतना ही। अपने और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।